हे दोस्तों, जय हिंद। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें हम बात करने वाले हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में, है ना। ये एकदम एवरग्रीन टॉपिक है। सभी बच्चों के मन में ये सवाल होता है कि कैसे हम अपने ऑप्शनल की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तैयारी करने से पहले एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ऑप्शनल चूज कौन सा करें, है ना। बाकी पूरा का पूरा जो एग्जाम है वो सभी बच्चों के लिए फिक्स है, सेम ग्राउंड है। GS 1 2 3 4 ऐसे क्वालिफाइंग, प्रीलिम्स, पर्सनैलिटी टेस्ट सब कुछ फिक्स होता है ऑलमोस्ट, ठीक है ना। लेकिन हमारा जो ऑप्शनल है यहां पे डाइवर्सिटी है। काफी सारे सब्जेक्ट्स यहां पे दिए हुए हैं जिसमें से आप चूज कर सकते हैं अपनी लाइकिंग के आधार पे। उस सब्जेक्ट में आपको अच्छी खासी एक मास्टरी की जरूरत होती है। उसमें आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं इस पे डिपेंड करता है कि आपके मार्क्स कितने आने वाले हैं और आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। दूसरी बात यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि हमेशा हर एक एग्जाम में एक चीज देखी जाती है कि कुछ पोर्शंस ऐसे होते हैं जिनको बच्चे छोड़ देते हैं या कम प्रिपेयर करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जहां पे सभी बच्चे, सभी एस्पिरेंट्स अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। तो हमारी ड्यूटी बनती है उन वाले टॉपिक्स में, उन वाले पोर्शंस में जहां सभी अच्छे से प्रिपेयर और परफॉर्म कर रहे हैं, हम भी वहां पे अच्छे से परफॉर्म करें, है ना। हम वहां पे पीछे ना रह जाएं। भाई, जिसमें सभी अच्छा कर रहे हैं वहां पे तो हमें अच्छा करना ही होगा, ठीक है। और बाकी का जो डिफरेंस है वो कहीं और से आएगा, सिलेक्शन होगा या नहीं। तो ऑप्शनल कैसे चूज कर सकते हैं, क्या हम चीजें देख सकते हैं, क्या तरीका अपना सकते हैं, वो एक बात है। ऑप्शनल के चूज हो जाने के बाद हम क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं, कैसे हम अपने ऑप्शनल की तैयारी करें, वो मैं आपको आज यहां पे बताने वाला हूं। आपका ऑप्शनल चाहे जो भी हो, ये स्ट्रेटेजी आज आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है, बात कर लेते हैं ऑप्शनल क्या है, कैसे चूज करें, कैसे आपकी इस वीडियो से हेल्प हो सकती है वो देखिए। फिर आप अपने ऑप्शनल की तैयारी अच्छे से कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले है चूजिंग ऑप्शनल स्मार्टली। ओके, सबसे पहले देखिए वेटेज है 25%। हमारा जो पूरा एग्जाम है जिसके बिहाफ पे हमें मेरिट मिलती है, हमारे यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं या बिगड़ते हैं, वो है 2025 मार्क्स में से जो भी हमारा यहाँ पे फाइनल रिजल्ट आता है वो 2025 में से 2000 मान लीजिए अप्रोक्स, उसमें से 500 नंबर के हमारे यहाँ पे एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं 250 नंबर के। तो 25% यहाँ पे वेटेज हो गई जो कि काफी ज्यादा है। चलिए, अब यहां पे इसकी ब्यूटी क्या है वो समझिए ऑप्शनल की, कि डिफाइंड एंड लिमिटेड सिलेबस। सिलेबस जो बताया गया है आपकी नोटिफिकेशन में हर एक सब्जेक्ट का, या फिर अगर आप किसी लैंग्वेज से आते हैं तो उसका लिटरेचर का जो आपका सिलेबस है वो पूरा का पूरा वेल डिफाइंड है, बताया गया है। तो आपको यहां पे एक लिमिटेड सिलेबस दिया गया है जिसके अंदर आपको परफॉर्म करना है। जितनी ज्यादा मास्टरी आप गेन करेंगे अपने ऑप्शनल में, उतना बेहतर आप यहां पे परफॉर्म कर पाएंगे। चलिए ठीक है। सो गुड चांसेस ऑफ स्कोर, तो इससे क्या हुआ, आपके चांसेस काफी अच्छे हो जाते हैं स्कोर के। चलिए कंपैरिजन करते हैं, ऐसे से कंपेयर करके देखते हैं। ऐसे आता है 250 नंबर का, ओके। ऑप्शनल आता है 500 नंबर का, ठीक है। ऐसे जो है उसका सिलेबस डिफाइंड नहीं है, कहीं से भी आ सकता है, लेकिन ऑप्शनल को अगर उससे कंपेयर करोगे पूरा डिफाइंड है। जीएस को कंपेयर करते हैं, जीएस 1 2 3 4 को, ओके। जीएस 1 2 3 4 के कंबाइंड अगर आप मार्क्स देखेंगे मैक्सिमम तो कितने होंगे, 400 के आसपास, 400 टू 450 मान लीजिए, 1000 में से 4 जीएस 250 नंबर के, ओके। लेकिन ऑप्शनल में अगर आप स्कोर देखेंगे तो 500 में से 340, 330 या 350 तक भी लोग टच कर जाते हैं। तो आधे नंबर में, मतलब कि सिर्फ 500 नंबर के ऑप्शनल में ही ऑलमोस्ट आपका जो स्कोर है, ऑलमोस्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं, आपके 4 जीएस के बराबर सा ही आ जाता है, थोड़ा ही फर्क रह जाता है। तो आप यहां से इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। फिर है चूज ऑप्शनल एज सेप, है ना। जितनी जल्दी हो सके आपको अपना ऑप्शनल चूज कर लेना चाहिए, एज सुन एज पॉसिबल। रीजन क्या है, आप तैयारी कर रहे हैं 2021 की या 22 की या 23 की या 24 की, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, जितनी जल्दी आप अपना
ऑप्शनल चूज करेंगे उतने ही अच्छे समय से आप अपनी तैयारी कर पाएंगे। जितना ज्यादा समय आपको मिलेगा उतना ज्यादा आप पॉलिश कर पाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 2021 या 22 की तैयारी कर रहे हैं या आप कभी भी कर रहे हैं, मान लीजिए आपके पास 1 साल बची हुई है और आप यहां पे कंफ्यूजन के एक स्टेट में हैं, आप बार बार यही घूमे जा रहे हैं। कभी आप पॉलिटी पे जा रहे हैं, PSIR ले लूं, कभी इकोनॉमी ले लूं, कभी मैथ्स ले लूं। मैंने मैथ्स अपने मैथ्स या इकोनॉमी या कोई भी सब्जेक्ट मैंने उसमें पढ़ा था, अपने ग्रेजुएशन में या 11th 12th में भी पढ़ा था। तो आप ऐसे घूमिए मत बार बार, ठीक है। आप अपने आप को 10 से 15 दिन का या 20 दिन का एक बार समय दीजिए, सिर्फ एक बार दीजिए। उसमें पूरा प्रयास कीजिए समझने का कि कौन सा ऑप्शनल आपको ले लेना चाहिए और उसको जल्दी से जल्दी फिर फाइनल कर लीजिए। दूसरी बात यह भी है, कोई भी ऐसा ऑप्शनल नहीं है, चाहे आपने वो ग्रेजुएशन में भी पढ़ा हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़ा हो, फिर भी कोई भी ऐसा आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं मिलेगा कि जिसका पूरा का पूरा सिलेबस ही आपको पसंद आ जाए। 10-20% पार्ट तो ऐसा हर एक ऑप्शनल में मिलेगा जो आपके परे होगा, जो आपको कम इंटरेस्ट जिसमें आपको आएगा, जो आपको थोड़ा परेशान करेगा। तो ये मत देखना कि आपने मान लीजिए एक बार ज्योग्राफी चूज कर लिया फॉर एग्जांपल, उसमें आपको कोई पोर्शन गलत लगा, 10-20% आपको समझ में कम आता है, आपका इंटरेस्ट कम है या आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप दूसरे पे जंप करेंगे। वो वैसा का वैसा एक सिलेबस आपको वहां पे भी मिलेगा, एक पोर्शन। तो इस चीज से भी थोड़ा बच के रहना। तो मेन बात है कि आपको एसएप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपना ऑप्शनल चूज कर लेना चाहिए। इसके बाद है हाउ टू चूज, कैसे चूज कर सकते हैं। तो चूज करने के कई सारे तरीके होते हैं कि अगर आपको अपनी, पहली बात तो ये हुई कि आपकी ग्रेजुएशन का अगर कोई सब्जेक्ट है, आपने कोई बीटेक वगैरह किया, कोई इंजीनियरिंग की है, या आपने मैथ्स ऑनर्स किया है, फिजिक्स ऑनर्स या PSIR में आपने किया है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स आपने किया है, इकोनॉमी ऑनर्स किया है, तो उसमें क्या होगा कि अगर आपको अपना जो कोर सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन का या 11th 12th का, अगर वो पसंद है, काफी ज्यादा आपकी उसके ऊपर कमांड है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख रहे हैं, आप सिलेबस भी उसका देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप वो ले लीजिए, है ना। आप ये मत देखिए कौन सा ज्यादा स्कोरिंग है कौन सा नहीं, इस चक्कर में मत पड़िए। हर तरीके के एस्पिरेंट्स है जो एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं, ठीक है। तो आप अपना यहां पे वही वाला ऑप्शनल बिल्कुल चूज कर सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल है तो। इसके अलावा 2 टाइप के बच्चे अब यहां पे बचे, एक वो कि जिनका यहां पे कंफर्म तो है लेकिन फिर भी वो ये चाहते कि कोई ऐसा सब्जेक्ट ले ले जो हमारे काम आए जीएस में भी, या फिर ऐसे बच्चे बचे जो पूरी तरीके से कंफ्यूज हैं। ओके, उन्होंने बीए प्रोग्राम वगैरह किया है और उन्होंने स्पेसिफिकली किसी भी एक सब्जेक्ट को मेजरली पढ़ा नहीं है, ऐसे बच्चे भी बच जाते हैं। तो कई तरीके के केस आ जाते हैं। तो यहां पे कई तरीके के उन केसेस पे से हम आते हैं इस बात पे कि आप फिर कैसे चूज कर सकते हैं। चूज करने के लिए आपको कुछ डेटा चाहिए, आपको पसंद नापसंद ढूंढनी पड़ेगी सब्जेक्ट्स के अंदर। आपके पास 4, 5, 6, 7, 8 कुछ तो ऑप्शंस होंगे कि इनमें से कोई एक मैं यहां पे अपना ऑप्शनल चूज करूंगा, ये सारे मुझे पसंद है, इसका मुझे ये अच्छा लगता है, इसका ये अच्छा लगता है, इसका ये नहीं लगता, ऐसे करके। सर्वे कैसे करेंगे? NCERT, है ना। सर्वे करने के लिए क्या होता है, बेसिकली आप अपना मान लीजिए आपके पास कोई 5 ऑप्शंस हैं या 4 या 3 ऑप्शंस हैं, उनका सिलेबस पढ़ लीजिए एक बार। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि यार ये किस टाइप का है, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, इसमें इंटरेस्ट आएगा या नहीं, मैं इसको 1 साल 2 साल या 3 साल तक पढ़ सकता हूं या पढ़ सकती हूं या नहीं लगातार, है ना। फिर उसके बाद आप यहां पे उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन पे आप देख सकते हैं। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये जो सब्जेक्ट है क्या ये आपके लिए है या नहीं है। या फिर जो आपके टॉपर्स की कॉपी है वो भी आप चेक कर सकते हैं, वो भी आप नेट से डाउनलोड करके देख सकते हैं। ओके, चलिए, तो आप क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी वगैरह से पढ़ के देख सकते हैं। मान लीजिए ऑप्शनल आपने 2-3 ऑप्शन है आपके पास, एक सोशियोलॉजी है, एक आपके पास पॉलिटी है, एक आपके पास इकोनॉमी है। तो आप थोड़े थोड़े पढ़ के देख लीजिए 10-20 दिन में, जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट आता दिखे सिलेबस के हिसाब से वो चूज कर सकते हैं। सो मैंने बता दिया, सी सिलेबस टॉपिक्स इन डिटेल गूगल पे देख सकते हैं, सी क्वेश्चंस, उससे आपको पूरा का पूरा आइडिया लग जाएगा कैसे चूज करें। फिर है चेक योर मेंटल एप्टीट्यूड। ओके, आपके दिमाग का एक हमेशा एक टाइप होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ज्यादा टेक्निकल एग्जाम्स में ज्यादा अच्छा कर पाते हैं, इंजीनियरिंग के कोई सब्जेक्ट्स हो गए या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री जो साइंस के सब्जेक्ट हो गए या मैथमेटिक्स हो गया, उनमें ज्यादा अच्छा कर पाएंगे।
कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ज्यादा लिख सकते हैं, ज्यादा आप हिस्ट्री की तरफ अलाइंड है, पॉलिटी की तरफ अलाइंड है, इकोनॉमी की तरफ अलाइंड है, तो आप अपना मेंटल एप्टीट्यूड भी देखिए। ये कोई ज्यादा कंफ्यूजन की बात नहीं है, आपके दिल से जो आवाज आती है वही आपका मेंटल एप्टीट्यूड भी होता है। आपको जो लगता है कि हाँ आपको ये ले लेना चाहिए, इसमें आप अच्छा कर सकते हैं, या इसमें आपको पहले पढ़ने में कभी मजा आया था, तो ऐसा कोई सब्जेक्ट आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। फिर है चूजिंग मस्ट बी बेस्ड ऑन नेचुरल लाइकिंग, इट शुड बी अ मार्क्स बूस्टर। ठीक है ना, आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कीजिए लेकिन वो आपके नेचुरल लाइकिंग होनी चाहिए। एटलीस्ट आपको उसके साथ, उस सब्जेक्ट के साथ 1 साल 2 साल 3 साल रहना पड़ेगा, आपको उसको डीपली जाके पढ़ना पड़ेगा, काफी सारी बुक से बार बार पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए नोट मेकिंग करनी पड़ेगी। तो वो आपकी एक नेचुरल लाइकिंग होनी चाहिए, है ना, वो आपकी पसंद होनी चाहिए। क्या आपको अगर एक कमरे में बंद कर दिया जाए एक ऐसे इंसान के साथ जो आपको बिल्कुल भी पसंद ना हो या कम पसंद हो, तो क्या आप उसके साथ रुक पाएंगे? दूसरे केस में अगर आपको एक ऐसे इंसान के साथ एक कमरे में या एक घर में रहना पड़े जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है ना, तो उसके साथ आप इजीली रह पाएंगे, सस्टेन कर पाएंगे। वैसे ही अपना ऑप्शनल भी है, तो आपकी लाइकिंग होनी चाहिए। इसको काम कैसे करना है, यह आपका एक मार्क्स बूस्टर एग्जाम है। ऑप्शनल जो है आपका वो एक मार्क्स बूस्टर है, यहां पे आपको ज्यादा अच्छे से खेलना है, ज्यादा से ज्यादा नंबर आपको यहां पे गेन करने हैं ताकि आपके सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहे। इस बात को आई थिंक आप समझ गए। फिर है शुड चूज सब्जेक्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन। यहां पे ये भी कंसीडर करना है आपको कि अगर किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे मैंने पहले बताया, अगर आपकी स्पेशलाइजेशन है, ऑलरेडी आपने केमिस्ट्री पढ़ा है, फिजिक्स पढ़ा है, तो आप बेझिझक ले लीजिए उस सब्जेक्ट को। ठीक है ना, आपका काम ऑलरेडी काफी आसान हो गया है। और ऐसे एग्जाम्स में कई बार जैसे देखा जाता है, फिजिक्स हो गया, आपका केमिस्ट्री हो गया, जो थोड़े से कम लोग लेते हैं, वो पेपर आमतौर पे ज्यादा रिपीटेड होते हैं प्रीवियस ईयर के हिसाब से, प्रीवियस ईयर के हिसाब से ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये एग्जाम थोड़े से कंपैरेटिवली इजी भी होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो ऐसे एग्जाम है जैसे PSIR हो गया, इकोनॉमी हो गया, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, जो ज्यादा नंबर में बच्चे लेते हैं, ऐसे एग्जाम आमतौर पे ज्यादा टफ होते हैं। रीजन क्या है, ऐसे एग्जाम पे ज्यादा से ज्यादा इनको टफ बनाया जाता है क्योंकि बच्चे ज्यादा ले रहे हैं उनको, है ना, उनका एग्जामिनर्स का ध्यान उन्हीं पेपर्स पे फिर ज्यादा भी रहता है उनको अपडेट करने में। देन इसके बाद है चूज एनी बिग GS सब्जेक्ट इफ पॉसिबल। अगर आपने कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है और आप एकदम बिल्कुल नया ही सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं, तो एक ऐसा सब्जेक्ट लेना फिर जो GS में भी बड़ा पार्ट प्ले करता हो। मान लीजिए आपने PSIR ऑप्शनल ले लिया, तो वो आपका पूरा का पूरा GS2 पेपर जो है उसको भी काफी मात्रा में कवर कर लेगा। आपने मान लीजिए इकोनॉमी ऑप्शनल ले लिया, तो आपका GS3 में जो इकोनॉमी पोर्शन है 100 नंबर के आसपास का, और प्रीलिम्स में भी जो आता है उसको कवर कर लेगा। फिर आपका जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, कोई ऐसा ले लीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपको बिल्कुल एकदम नए से शुरुआत करनी है, नया ऑप्शनल लेना है, तो कोई ऐसा चूज कर लीजिए जिससे GS में भी आपकी हेल्प हो जाए। फिर है साइज ऑफ सिलेबस मस्ट नॉट मैटर। कई बच्चे बेवकूफी करते हैं कि ये इसका जो सिलेबस है ये ज्यादा बड़ा है, इसका छोटा है, ये ले लेते हैं, वो ले लेते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको पसंद है, आप लाइक करते हो, आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप इजीली पढ़ पाओगे चाहे कितना भी बड़ा सिलेबस हो। और अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, तो बिल्कुल छोटा सा सिलेबस भी आपके लिए काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ये यहाँ पे साइज वाले चक्कर की बकवास में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, ठीक है ना, अपने नेचर के हिसाब से जाना है। डू नॉट चेंज अगेन एंड अगेन, चूज वंस। बार बार ऑप्शनल चेंज मत कीजिए। मैं आप सारे बच्चों को, जिन बच्चों को मैंने 6 महीने पहले भी आज से बताया था, या 4 महीने पहले, कि आप एक बार अभी फाइनल कर लीजिए, मैंने तरीका भी बताया था। लेकिन आज भी वो बच्चे अगर मुझसे पूछते हैं ऑप्शनल के बारे में, तो ये थोड़ी सी दिक्कत की बात है। आप अभी भी कंफ्यूजन के स्टेट में हैं। इस स्टेट से निकलिए। निकलने का तरीका मैंने आपको बता दिया, करना आपको ही पड़ेगा। फाइनल तो आप ही करेंगे ना, मैं तो आपको फाइनल करके नहीं दूंगा, मैं तरीका बता सकता हूं। तो आप सर्वे कीजिए, 10-20 दिन लगाइए और फाइनल कर लीजिए, है ना। बार बार इसको चेंज नहीं करना है। और अगर चेंज करना पड़े, आपको लगे कि आपने पूरी तैयारी करके एक ऑप्शनल को चूज किया था, सब कुछ सर्वे करके, फिर भी गलती हो गई, कोई दूसरा लेना है, तो फिर जितनी जल्दी चेंज कर सकते हैं उतनी जल्दी कर लीजिए। फिर टाइम वेस्ट मत करना इस चीज में, ठीक है। चलिए, इसके बाद है
यहां पे हमारा पार्ट आ गया किसी भी ऑप्शनल की, जितने भी हमारे ऑप्शनल हैं उनकी स्ट्रेटेजी हम कैसे बना सकते हैं। ये स्लाइड में जो भी कंटेंट है वो सारे के सारे पेपर्स पे लागू होता है, सभी सब्जेक्ट्स पे। तो ये स्टेप बाय स्टेप है, ध्यान देना क्या है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बात करते हैं प्री कंडीशन फॉर मेकिंग अ स्ट्रेटेजी। प्री कंडीशंस क्या है? स्ट्रेटेजी जब भी हम बनाते हैं किसी भी चीज की, तो पहले उसके बारे में कुछ पता करते हैं, कुछ डेटा इकट्ठा करते हैं, तभी तो हम रणनीति बनाते हैं ना। हम ऐसे तो रणनीति नहीं बना सकते ना कि किसी चीज के बारे में पता ही ना हो और हम प्लानिंग कर ले, ऐसा तो नहीं होता। पहले प्लानिंग करनी होती है। आप अगर ट्रेवल कर रहे हैं तो पहले आपको ट्रेन का टाइम भी देखना पड़ेगा, डिपार्चर और अराइवल का टाइमिंग क्या है, टैक्सी आपको किस टाइम की बुक करनी है, होटल आपको कब से कब तक का बुक करना है, होता है ना। हर एक चीज में आपको कुछ डेटा चाहिए होता है, कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। तो प्री कंडीशन यहां पे भी वही है कि आपको यहां पे कुछ अंडरस्टैंडिंग चाहिए। ये प्री कंडीशंस है, वो क्या है मैं आपको बता देता हूं। स्टेप बाय स्टेप का मतलब भी समझ लीजिए एक बार। ये जो सारे आपके यहां पे स्टेप्स हैं जो लिखे हुए हैं, आप इनमें से एक को भी जंप नहीं कर सकते। कोई फायदा नहीं होगा कि आप पहले स्टेप से सीधे थर्ड पे चले जाएं। आपको सारे स्टेप फॉलो करते जाना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप आईएएस बनना ही चाहते हो, रियल आप एस्पिरेंट हो, जेन्युइन अगर आप एस्पिरेंट हो, आपने ठाना हुआ है, तो आप इस स्ट्रेटेजी को ही फॉलो करोगे। पहले भी दुनिया ने इसी स्ट्रेटेजी को, जितने भी एस्पिरेंट जो सक्सेसफुल हुए हैं उन्होंने ऐसी ही स्ट्रेटेजी को यहां पे फॉलो किया है। आप इसको जंप नहीं कर सकते। सीरियस एस्पिरेंट इस स्ट्रेटेजी को जंप नहीं कर सकता। किसी भी स्टेप को आप यहां पे जंप नहीं कर पाओगे। तो स्टेप नंबर 1 क्या है वो समझिए सबसे पहले, ठीक है। गो थ्रू द सिलेबस। सिलेबस सीधी सी बात है, इससे बाहर कुछ आना नहीं है, डिफाइंड है एकदम, ठीक है, लिमिटेड है, इससे बाहर कुछ आएगा नहीं। तो सबसे पहले आपको डेटा कहां से मिलेगा? सिलेबस से मिलेगा ना। तो सबसे पहले आपको सिलेबस पढ़ना है। अच्छा, सिलेबस से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ने? क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको तभी समझ में आएंगे जब आप सिलेबस पढ़ेंगे। तो जब पहली जो स्टेज है वो है हमारा सिलेबस को अच्छे से पढ़ना। रीड तो करना ही है, ओवरव्यू तो एक बार करना ही है, उसके बाद उस सिलेबस को प्रॉपरली स्टडी करना है, ठीक है ना। मेक 1 पेज नोट्स ऑन ईच कीवर्ड। एक रजिस्टर बनाइए छोटा सा, उस रजिस्टर में 2-3 काम आपको करने हैं कि आपके ऑप्शनल की स्ट्रेटेजी उसमें आपको लिखनी है पूरी, एक रजिस्टर में, है ना, 150-200 के पेज के रजिस्टर में। उस रजिस्टर में यह कीजिए कि एक तो आपके जितने भी कीवर्ड्स हैं आपकी नोटिफिकेशन में, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के जो लिखे हुए हैं, उन सभी कीवर्ड्स को ऊपर लिखते जाइए और उन कीवर्ड्स के बारे में एटलीस्ट आधे पेज के नोट्स बनाइए कि इस कीवर्ड का मतलब क्या है, सिलेबस की इस लाइन का मतलब क्या है, उसको डिफाइन कीजिए ताकि आपको पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से समझ में आ जाए, आपको यह पता चल जाए आपको पढ़ना क्या है। यह पॉइंट क्लियर है? सिलेबस आपको यहां पे अच्छे से देखना है। मैं आपको किसी अगली एक वीडियो में अगर आपको कोई दिक्कत आए तो मैं बता भी दूंगा कीवर्ड्स होते क्या हैं। वैसे बहुत इजी है ना, आप सिलेबस खोलते हैं उसमें कीवर्ड्स लिखे होते हैं, लाइनें लिखी होती है हमारे यहाँ पे, वही आपको करना है। देन इसके बाद क्या है, डीपली एनालाइज द 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब यहां पे आपको जो पिछली 5 से 10 सालों के क्वेश्चंस हैं उनको डीपली एनालाइज करना है। उसमें पहली स्टेज में आप क्या करेंगे, ओवरव्यू करेंगे। मान लीजिए आपने उठाए 2014 से लेके 2019 तक के क्वेश्चन, है ना, 6 साल के क्वेश्चन हो गए। आप पहले उनको सिर्फ ओवरव्यू करेंगे, रीड करते जाएंगे एक बार, उससे आपके अंदर आ गई फेमिलियरिटी। अब क्योंकि आपने सिलेबस भी पढ़ा है, पहला कदम सिलेबस था, दूसरा कदम ये वाला है, तो आपको थोड़ा थोड़ा पता चलेगा कि ये क्वेश्चंस जो मैं पढ़ रहा हूं यही वाले कीवर्ड्स तो मेरे सिलेबस में भी मैंने पढ़े थे। फेमिलियरिटी आई ना, पता चल रहा है ना कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए, ओवरव्यू करने के बाद क्या करना है, रीडिंग के बाद क्या करना है, स्टडी द क्वेश्चंस अगेन। अब आपको क्वेश्चंस को रीड नहीं करना है, दूसरी बार में स्टडी करना है। स्टडी क्या होती है पता है ना, क्वेश्चन लिखा है उसको डिकोड करना, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन के 1 पार्ट है, 2 पार्ट है या 3 पार्ट है, क्वेश्चन में क्या स्पेसिफिकली पूछा गया है, एग्जामिनर क्या जानना चाह रहा है, उस डिमांड को आप समझेंगे यहां पे, ठीक है ना। आप यहां पे क्या करेंगे,
पैटर्न को ढूंढेंगे, क्वेश्चंस के पैटर्न क्या है, किस तरीके से किस कीवर्ड के ऊपर किस किस पोर्शन के ऊपर। देखिए आपके जो पेपर 1 और 2 होते हैं ऑप्शनल में, उसमें अलग अलग पोर्शन होते हैं, आप उनको अलग अलग डिकोड कर सकते हैं। 4 से 5 6 आपको पोर्शन मिलेंगे पेपर 1 और 2 दोनों में कंबाइंड मिला के 6-7 पोर्शन लगा लीजिए, डिपेंड करता है अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर। तो सभी पोर्शन में से एग्जामिनर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन यहां पे आपके सामने लेके आते हैं, अलग अलग स्ट्रेटेजी से क्वेश्चन लेके आते हैं। वो पैटर्न आपको अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि आपने खुद ही पूरा सिलेबस पढ़ा है, उसके ऊपर आपने कुछ लाइनें लिखी है, हर एक कीवर्ड के ऊपर आपने उनको डिफाइन किया है, फिर आपने ओवरव्यू भी कर लिया। अब स्टडी में आपने पैटर्न ढूंढा है, पूरा ट्रेंड आपने देख लिया और क्वेश्चंस की टाइप क्या है वो आपने यहां पे अच्छे से देख ली है। क्लियर है ये। इसके बाद है इन स्टेप 2। अच्छा, ये करते हुए आप रिविजिट भी कर सकते हैं बार बार अपना सिलेबस। आप देख सकते हैं कि इसके बारे में कहां बात हुई थी, पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन जो है ये कीवर्ड कौन से कीवर्ड से मैच कर सकता है। आप जितना ज्यादा डीपली जा सकते हैं उतना जानना चाहिए आपको, ये मेरी सलाह है आपके लिए, ठीक है ना। फिर है इन स्टेप 2, यू विल गेट टू नो मैनी थिंग्स, राइट देम इन सेपरेट कॉपी। सीधी सी बात है, आपको पहले और दूसरे स्टेप करने के बाद काफी कुछ जानने को तो मिला होगा, लेकिन अगर आपने इसको कहीं लिखा नहीं तो यह बर्बाद चला जाएगा। फिर आप कंफ्यूज ही घूमते रहेंगे, फिर दोबारा से वही पूरा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है, यहां पे आपको उसी एनालिसिस वाली कॉपी में जो मैंने आपको एक रजिस्टर बनाने के लिए बोला है, उसी में आपको यहां पे अपना एनालिसिस भी लिखना है। जो भी आपको उस टाइम आता रहेगा मन में कि क्वेश्चन ऐसे लाते हैं एग्जामिनर, इस टाइप से पूछते हैं, जो भी आपके दिमाग में उस टाइम आएगी ना रिसर्च, वो आपको लिखते जानी है। वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको जाने मत देना, साथ साथ लिख लेना सभी को। फिर है, और ये जब करोगे ना तभी आएगी, सोच सोच के नहीं आएगी बैठे बैठे कि सर ऐसे कैसे आ जाएगी। करके तो देखो, करोगे तभी तो आएगी, डेफिनेटली आएगी, 100 के 100 बच्चों को आएगी, ठीक है ना। इसके बाद है नाउ चेक टॉपर्स कॉपी, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, आपका खुद का जो काम कर सकते थे वो कर लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कर लिया, सिलेबस का कर लिया। अब आप दूसरे तरीके से कर रहे हैं, आप यहां पे जो प्रीवियस ईयर्स के जो टॉपर्स हैं उनकी कॉपी को चेक करेंगे। सिर्फ रीड नहीं करना है, अच्छे से स्टडी करना है। आप देखेंगे क्वेश्चन कैसे थे, कैसे कैसे तरीकों से यहां पे आपके जो प्रीवियस ईयर के टॉपर्स हैं उन्होंने लिखा है। कितने पेपर देखोगे, कम से कम 20 पेपर तो देख ही लेना डाउनलोड करके, प्रीवियस ईयर्स के 2019, 18, 17 ऐसे करके कम से कम 20 पेपर तो देख ही लेना। बड़े यूनिक आइडियाज मिलेंगे, कैसे आप यहाँ पे अपने आंसर को अच्छा बना सकते हो, किसने कहा मैप का इस्तेमाल किया, कैसे शो किया, कैसे अपने आंसर को अच्छे से कन्वे किया, क्या स्टाइल थी, वो आपको यहां से देखने को मिलेगा। तो इस एनालिसिस को भी अपनी इसी कॉपी के अंदर लिख लेना है, रजिस्टर के अंदर। ये जो रजिस्टर है ना, सारे स्टेप पूरे होने के बाद आपके लिए एक गाइड का काम करेगी। ये आपकी गाइड बन जाएगी, ठीक है, जो आपके काम आएगी ऑप्शनल में। फिर है नाउ सी टॉपर स्ट्रेटेजी। अब अगला स्टेप आ गया यहां पे। अब आपको क्या करना है कि टॉपर्स की स्ट्रेटेजी की वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है। लंबी जो वीडियोस हैं, कम से कम आधे घंटे या उससे ऊपर की, वो वीडियोस तो स्पेशली आपको देखनी ही देखनी है। ये स्ट्रेटेजी वीडियोस देखेंगे, कम से कम 5 देख लेना। अब इसमें 10 या 20 या इतनी देखने का कोई इतना ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन 5, 7, 8, 10 जितनी भी आप देखना चाहते हो देख लेना। उसमें जो भी आपको बताएं, अब एक तो आप बिल्कुल नए बच्चे नहीं बचे हो जिसको कुछ पता ही नहीं है। ये काम हम पहले भी कर सकते थे, लेकिन हमने पहले क्यों नहीं किया, पहले हमने ये वाले क्यों किए, क्योंकि आपके खुद की अंडरस्टैंडिंग भी होना जरूरी है। आपने पहले ये सब समझा, तभी आपको इन टॉपर्स की बातें अच्छे से समझ में आएंगी। इस बात को भी समझिए। तो आपको करना क्या है, यहां पे जितना भी आपने एनालाइज किया और आपने जो भी रिसोर्सेज वगैरह, किताबें वगैरह कौन सी आपको पढ़नी चाहिए, नोट्स किसके पढ़ने हैं, जो भी आपको यहां पे इंफॉर्मेशन मिली अच्छी, उसको आपको यहां पे अपनी कॉपी में अगेन लिख लेना है, टाइटल डाल के कि टॉपर्स क्या कहते हैं। फिर आपको क्या करना है, वीडियोस के अलावा 5 स्ट्रेटेजी के आसपास आपको गूगल पे सर्च करके वेबसाइट्स पे पढ़नी है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, काफी कुछ इनके अंदर लिखा हुआ होता है। आपको ये डीपली स्टडी करनी है, ठीक है ना, डीपली एनालाइज करना है। उसके बाद आपको देखना है कि 2 या 3 आपके सिलेबस से रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ एक्सपर्ट टीचर होंगे, 2-3 आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे, एक तो मिल ही जाएगा एटलीस्ट,
तो आपने ऑप्शनल के लिए जो भी परफेक्ट एक टीचर है बढ़िया सा, उसकी वीडियोस देख लीजिए, वो क्या कह रहा है उसको भी समझ लीजिए। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है ना। अगर है तो देख लेना उसको, उसमें जो भी वो बात बता रहा है, जो भी इंपॉर्टेंट लगे वो भी आपको लिख लेना है। सी वीडियोज ऑन मिस्टेक्स इफ पॉसिबल। कई सारे ऑप्शनल के बारे में जो प्रीवियस ईयर के एस्पिरेंट हैं वो वीडियोस बनाते हैं कि कौन सी गलतियां ना दोहराएं, जो हमने की थी पहले वो गलतियां आप मत करना। तो ऐसी आपके ऑप्शनल से रिलेटेड अगर कोई वीडियोस है तो वो भी देख लेना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जितना आपने किया ना उसके बराबर इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि आमतौर पे सभी एस्पिरेंट्स टेंड करते हैं कि वो एक किस्म की ही गलतियां करें, बार बार दोहराएं। सभी के सामने कॉमन सिचुएशंस आती हैं, तो आपको इन सिचुएशन से यहां पे बच जाएंगे अगर आपने मिस्टेक्स वाली वीडियो देख ली तो। ये आपके लिए पॉइंट हुआ, ये भी आपने अपने रजिस्टर में लिख लिया। आप सोच रहे ना आपका जो रजिस्टर है, जो आपका गाइड का काम करने वाली, वो कितनी ज्यादा अपडेट हो चुकी है, कितना ज्यादा ज्ञान आपने इन सारे पॉइंट से यहां से उठा लिया है ऑलरेडी। ओके, अब यहां पे क्या करेंगे, नाउ मेक योर ओन यूनिक स्ट्रेटेजी। अब आप अपनी एक यूनिक स्ट्रेटेजी बनाएंगे एक्सट्रैक्शन फॉर्मूला से। आप यहां पे कुछ पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करेंगे अलग अलग से। प्रीवियस ईयर्स के टॉपर्स की वीडियोस देखी, गूगल पे आर्टिकल पढ़े, जो टीचर्स हैं ऑप्शनल के उनसे कुछ सीखा, मिस्टेक्स वाली वीडियो से कुछ सीखा, यहां से कुछ सीखा, जहां से भी सीखा उसमें से एक्सट्रैक्ट करके अपनी अब एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे, क्योंकि आपके पास डेटा इनफ हो चुका है। ओके, तो यू हैव योर वेरी ओन एनालिसिस, आपका खुद का एनालिसिस आपके पास है। उसके बाद आपके पास गाइडेंस भी आ गई है टॉपर्स की। तो अब क्या करेंगे, सभी चीजों को कंसीडर करते हुए हर तरीके के विश्लेषण को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, सिलेबस को, अपनी स्ट्रेटेजी बनाओगे आप और उसको फिर इंप्लीमेंट कर दोगे। ये हर एक ऑप्शनल पे लागू होगी। हर एक ऑप्शनल को ऐसे ही डिकोड किया जाता है, अंडरस्टैंड किया जाता है, उसकी स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। अगर आप ऑप्शनल के बारे में सब कुछ समझ गए तो कमेंट करके बताइए। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इस वीडियो में जो मैंने बता दिया ये मोर देन इनफ है। इससे ज्यादा आपको ऑप्शनल के बारे में कुछ भी नहीं समझाया जा सकता। अब बस फर्क इससे पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्त कि आप इसको इंप्लीमेंट करते हैं या नहीं। अगर आपने इंप्लीमेंट नहीं किया तो आप 2 महीने बाद फोन करके फिर दोबारा से पूछेंगे कि सर ऑप्शनल कौन सा चूज करें, है ना। तो आप इसको इंप्लीमेंट कर दीजिए ऑप्शनल वाली स्ट्रेटेजी को। ये सब पे लागू होती है। सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।